गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ार-उज़-ज़मान ने आखिरकार मोहम्मद यूनुस को देश में बिगड़ते हालात को देखते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने देश की राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ न सिर्फ अपनी नाराजगी का इजहार किया है, बल्कि उन्हें साफ शब्दों में कहा है कि बस अब बहुत हो गया। 25 जनवरी को जब वो 2009 में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के विद्रोह के दौरान मारे गए सेना के जवानों की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, तो उन्होंने शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ देश की सरकार को फटकार लगाई। लिहाजा सवाल ये उठ रहे हैं कि भले देर से सही, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने सख्त रवैया अपनाया है, लेकिन क्या भारत के साथ संबंध सही हो पाएंगे? शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने न सिर्फ भारत विरोधी रवैया अपनाया है, बल्कि उन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम का भी अपमान करने की कोशिश की है। उनकी सरकार के दौरान बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाले शेख मुजीब की मूर्तियों को तोड़ा गया। ऐसे ही पहली बार हुआ है कि 16 दिसंबर 2024 को 54वें विजय दिवस पर ढाका में किसी परेड का आयोजन नहीं हुआ। ये हैरान करने वाला था। बांग्लादेश भारत की सीमाओं के साथ एक स्ट्रेटेजिक स्थान पर स्थित है, जो 5 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से भी लगती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चिकन नेक से भी बांग्लादेश सटा हुआ है, जो डोकलाम व चुम्बी घाटी की तोपखाने की रेंज में है। एक चीनी निर्माण कंपनी बांग्लादेश में तिस्ता नदी परियोजना के प्रबंधन का प्रभार संभालने की तैयारी में है, जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसके अलावा मणिपुर से भी बांग्लादेश की नज़दीकी भारत के लिए चिंता की बात है। 2001 से 2006 के दौरान जब बेगम खालिदा जिया की सरकार थी, तो मणिपुर के आतंकी आसानी से बांग्लादेश आ जा रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंधों में सुधार की वजह से भारत को जल्दी तीनों मोर्चों वाली स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ढाका में बेगम खालिदा जिया की सरकार के समय बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी का जश्न मनाना बंद कर दिया था। आज़ादी का जश्न तभी फिर शुरू हुआ जब हसीना अपने तीसरे कार्यकाल में सत्ता में लौटी। फर्स्ट पोस्ट की एक लेख में पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता लिखते हैं कि 2 दशक पहले मुझे मुक्ति योद्धा के रूप में आमंत्रित किया गया था, जब हम भारतीयों का 5 सितारा सम्मान के साथ स्वागत किया गया था। बहुत प्यार और उपहारों से भरी विदाई हो गई थी। उस समय मुक्ति में भारत की मदद के लिए आभार प्रकट किया गया था। अशोक मेहता आगे लिखते हैं कि हालांकि हम बांग्लादेशी हमेशा चाहते थे कि मुक्ति संग्राम में उनकी भूमिका, विशेष रूप से मुक्ति वाहिनी की भूमिका को बेहतर तरीके से सराहा जाना चाहिए था। फर्स्ट पोस्ट में पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता लिखते हैं कि 1973 की लड़ाई में कई दशक बीत चुके हैं और खुद उन्हें रिटायर हुए 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन उस युग की यादें और भावनाएं 15 सालों तक लगातार शेख हसीना की सरकार होने के बावजूद लुप्त हो गई। भारत के प्रति सद्भावना गायब हो गया। बांग्लादेश की सेना भारत से $20 मिलियन के ऋण के बावजूद चीन से ही सैन्य उपकरण खरीद रही है। भारत विरोधी भावना अब निष्क्रिय नहीं रही। भारतीय उदारता और सहायता बांग्लादेश भूल चुका है। बांग्लादेश में बीएसएफ पर आरोप लगाए जाते हैं। पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता के मुताबिक 5 अगस्त की ऐतिहासिक घटनाओं, शेख हसीना की सरकार का पतन के बाद अब से ही अपनी रणनीतिक चुप्पी के बाद जनरल जमान ने 5 फरवरी को हसीना के वर्चुअल संबोधन के बाद हुई हिंसा की निंदा की, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। हम कई मामलों में उस पर निर्भर हैं। भारत हमसे सुविधाएं हासिल करता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा कोई कदम न उठाएं जो दोनों देशों के रणनीतिक हितों के खिलाफ हो। हमें एक दूसरे के रणनीतिक और आर्थिक हितों का सम्मान करना चाहिए। लिहाजा सवाल उठते हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस संबंध सुधारने की कोशिश कर पाएंगे? भारत बांग्लादेश संबंध बेहतर होने के बजाय खराब ही हो रहे हैं। अप्रैल में बैंकॉक में होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच बैठक होने की संभावना है। पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता के मुताबिक यह समय दोनों देशों की सेनाओं के लिए अपनी कमियों, विशेष रूप से संयुक्त रूप से लड़े गए मुक्ति संग्राम का जायजा लेने का है। जनरल जमान जही शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में चटगांव स्मारक के निर्माण को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकते हैं। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए एक खूंखार आतंकवादी को गिफ्ट किया है। इस गिफ्ट से ट्रंप इतने खुश हैं कि पाकिस्तान की बढ़ाई करते नहीं थक रहे हैं। लेकिन शायद अमेरिका को नहीं पता है कि पाकिस्तान ने इस खूंखार आतंकवादी के प्रत्यर्पण में ट्रंप को मूर्ख बनाने की कोशिश की है। अमेरिका प्रत्यर्पित किए गए आतंकवादी का नाम मोहम्मद शरीफुल्लाह है, जो पिछले साल अप्रैल से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस की हिरासत में था। हालांकि अमेरिका ने दावा किया है कि इस आतंकवादी को CIA और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया था। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार ISI ने मोहम्मद शरीफुल्लाह को हिरासत में लेने के बाद काबुल और मॉस्को में बम विस्फोटों में शामिल शीर्ष इस्लामिक स्टेट कमांडरों को लुभाने के लिए लंबे समय से चल रहे लेकिन अंततः असफल खुफिया ऑपरेशन में उसका इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में एक भारतीय अधिकारी ने कहा, ऑपरेशन को समाप्त करने और उसे शरीफुल्लाह पर मुकदमा चलाने का निर्णय
मामले के बंद होने के बजाय बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित लगता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल पाकिस्तान में शरीफुल्लाह को खोजने में सेंट्रल इंटेलिजेंसी शामिल थी, जिसके कारण उसे आईएसआई ने पकड़ लिया। बुधवार को शरीफुल्लाह के अमेरिका में सफल निर्वासन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के दौरान काबुल हवाई अड्डे के एबे गेट पर 2021 में हुए बम विस्फोट में शामिल शीर्ष आतंकवादी बताया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बुधवार को घोषणा की थी कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शरीफुल्लाह को पकड़ा था। एबे गेट विस्फोट और उसके बाद अमेरिकी सैनिकों द्वारा की गई गोलाबारी में 13 अमेरिकी सैन्य कर्मियों और अनुमानित 170 नागरिकों की मौत हो गई। अटॉर्नी जनरल पामेला बोडी ने बुधवार को कहा, इस दुष्ट आईएसआईएस के आतंकवादी ने 13 वीर सेवा सदस्यों की नृशंस हत्या की साजिश थी। विश्व मंच पर राष्ट्रपति ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में न्याय विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि मोहम्मद शरीफुल्लाह जैसे आतंकवादी के पास कोई सुरक्षित पनाहगाह न हो, कोई दूसरा मौका न हो। आईएसआईएस के या आईएसआईएस खुरासान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय इस्लामिक स्टेट की एक शाखा है। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी 2024 की गर्मियों के दौरान सीआईए द्वारा संचालित अधिक व्यापक अभियान का एक छोटा सा हिस्सा थी, जिसका लक्ष्य यूरोप भर में आतंकवादी हमलों की लहर में शामिल इस्लामिक स्टेट कमांडर को निशाना बनाना था। वाशिंगटन डीसी स्थित एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि इस अभियान के परिणामों में इस सप्ताह एक ताजिक अवैध अप्रवासी मंसूरी मन्नू चेखरी की गिरफ्तारी शामिल थी, जिस पर दुनिया भर में इस्लामिक स्टेट के हमलों के लिए दसियों हजार डॉलर जुटाने का आरोप है। 2024 के मध्य से दिसंबर के अंत तक के घटनाक्रमों का विश्लेषण करने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने ईरान के केरामान और मॉस्को में 2024 के बम विस्फोटों के पीछे 3 और प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया है। वे ताजिकिस्तान के नागरिक अबू मंजीर, उज्बेकिस्तान के नागरिक काका यूनिस, अफगानिस्तान के नागरिक आदिल पंसेरी है। इस्लामाबाद में ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी उन पर कब मुकदमा चलाया जाएगा या क्या अमेरिका, ईरान, रूस या कई यूरोपीय देशों में उनके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध लंबित है, जहां पिछले साल साजिश रची गई थी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हल्फनामे में ट्रंप द्वारा इस्तेमाल किए गए शीर्ष आतंकवादी लेबल की तुलना में शरीफुल्लाह को कुछ हद तक कम केंद्रीय भूमिका दी गई। हल्फनामे के अनुसार इस्लामिक स्टेट के कमांडरों ने शरीफुल्लाह को एक सिम कार्ड और मोटरसाइकिल दी, जिसमें उसे हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाने वाले मार्ग पर ड्राइव करने के लिए कहा गया, ताकि यह देखा जा सके क्या कोई चेक पॉइंट है जो आतंकवादी हमलावर का पता लगा सकता है। हल्फनामे में कहा गया कि उसी दिन बाद में शरीफुल्लाह को HKIA में ऊपर वर्णित हमले के बारे में पता चला और उसने कथित हमलावर को ISIS के एक ऑपरेटिव के रूप में पहचाना, जिसे वह जेल में रहते हुए जानता था। आइए दूसरी खबर भी अमेरिका से है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि कर दी है कि वो अपने पहले द्विपक्षीय विदेशी दौरे पर सऊदी अरब की यात्रा करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी पहले द्विपक्षीय दौरे के लिए सऊदी अरब को चुना था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी यात्रा की पुष्टि करते हुए घोषणा की है कि इस दौरान रियाद के साथ अमेरिकी कंपनियों में $1 ट्रिलियन के निवेश वाले समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अगले 1.5 महीने में सऊदी अरब की यात्रा की योजना बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सऊदी अरब ने उनके कार्यकाल के दौरान भारी भरकम निवेश करने पर सहमति जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब अमेरिका की डिफेंस और सैन्य उपकरण बनाने वाली दूसरी कंपनियों में निवेश करेगा। ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा कि अगर आपकी अमेरिकी कंपनियों को $1 ट्रिलियन का भुगतान करते हैं तो मैं जाऊंगा, और वे ऐसा करने के लिए सहमत हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ अपने मजबूत संबंधों पर जोर दिया और इस दोस्ती को महान बताया। ट्रंप ने सऊदी अरब को अपने लिए बहुत अच्छा बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले राष्ट्रपति कार्यकाल संभालने के बाद एक सवाल के जवाब में कहा था कि अगर सऊदी अरब अमेरिका में भारी भरकम निवेश करने का वादा करता है तो वो अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत भी रियाद की यात्रा से करेंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ही तुर्की में सऊदी मूल के अमेरिकी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप प्रिंस सलमान पर लगे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया था। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने कार्यकाल संभालने के बाद जैसे ही गोपनीय रिपोर्ट को सार्वजनिक किया, सऊदी अरब बाइडेन प्रशासन के संबंध खराब हो गए। सऊदी की यात्रा की घोषणा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने याद दिलाने की कोशिश की कि उनके पहले कार्यकाल के दौरान भी सऊदी अरब ने पहले ही अमेरिकी कंपनियों को $450 बिलियन देने का वादा
किया था। उन्होंने कहा कि सऊदी किंगडम की संपत्ति बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप की रियाद यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और सऊदी अरब डिफेंस और अन्य सेक्टर्स में महत्वपूर्ण निवेश के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं। हालांकि बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल में सऊदी अरब चीन के करीब आया। चीनी राष्ट्रपति ने जब रियाद की यात्रा की थी तो प्रिंस सलमान ने उसकी रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया था, लेकिन जब बाइडेन रियाद पहुंचे थे तो उनके साथ बेरुखा व्यवहार किया गया था। व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी के बाद से अमेरिका और सऊदी अरब पटरी पर लौट चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ ने पुष्टि की है कि सऊदी अरब अगले हफ्ते अमेरिका और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच एक बैठक की मेजबानी करेगा, जिसमें चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि अमेरिका सऊदी निवेश समझौते से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खासकर डिफेंस और मिलिट्री कंपोनेंट सेक्टर में भारी भरकम निवेश होंगे। बात करें ईरान की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत करना चाहते हैं। इसी लेकर उन्होंने गुरुवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने परमाणु समझौते पर फिर से बातचीत शुरू करने की पहल की है। एक समाचार एजेंसी के साथ एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप बातचीत करेंगे क्योंकि यह ईरान के लिए बहुत बेहतर होगा। मुझे लगता है कि वे उस पत्र को पाना चाहते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि हमें कुछ करना होगा क्योंकि आपको एक और परमाणु हथियार नहीं बनने दे सकते। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से ट्रंप की टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ट्रंप ने कहा कि ईरान से निपटने के दो तरीके हैं, सैन्य तरीके से ही या फिर आप समझौता कर लें। मैं समझौता करना पसंद करूंगा क्योंकि मैं ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वे अच्छे लोग हैं। जनवरी में दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी विदेश नीति में परिवर्तन करते हुए रूस के प्रति अधिक समझौतापूर्ण रुख अपनाया है, जिसमें पश्चिमी सहयोगी चिंतित हो गए हैं क्योंकि वह यूक्रेन में मॉस्को के 3 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने 2018 में अपने पहले कार्यकाल के 1 वर्ष बाद ईरान परमाणु समझौते से हाथ खींच लिया था, जो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए बहुराष्ट्रीय समझौता था। उन्होंने फरवरी में कहा था कि वो ईरान के साथ ऐसा समझौता करना चाहेंगे जो उस देश को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकेगा। रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। इस मामले में एक सूत्र ने बताया कि जबकि क्रेमलिन ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर तनाव के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने की कसम खाई है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.